कन्हैयालाल साहू, एक टेलर जो शहीद हो गया। तो आखिर उनकी मौत एक सनसनी क्यों बन जाती है? क्योंकि आज भी एक परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा है। आज भी एक बेटा अपने बाप के कातिलों को जेल के सलाखों के पीछे देखना चाहता है। उदयपुर फाइल है कन्हैयालाल साहू के बायोपिक है, जो कि विजय राज जी लीड कर रहे हैं। अगर ये फिल्म देखनी, क्यों देखना चाहिए? नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद पे एक बयान दिया था, तो उस बयान के चलते जो देश का माहौल हुआ, कन्हैयालाल साहू के फोन से एक पोस्ट गया, उन्होंने उस पोस्ट पे नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया। मैं ये बोलता हूँ कि चलो मान लो कन्हैयालाल साहू ने वो पोस्ट शेयर भी किया, तो क्या इसके बदले में उनको मौत मिलनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं। कन्हैयालाल का मर्डर किया गया तो वहाँ पे ये नहीं पूछा गया आप किस जाति के हो, धर्म देखा गया बस अलगाम हुआ था, धर्म देखा गया। ये एक मैसेज था कि अगर तुम ऐसा करोगे ऐसा पाओगे तो ऐसा होगा। तो गुस्ताख के नबी की एक ही सजा, सरतन से जो हमें बोला जाता है ना कि अरे कट्टरपंथी बढ़ रहे हैं, प्रो हिंदू हैं, भक्त लोग हैं ये लोग टेररिस्ट ये लोग हैं। जो आपने किरदार निभाया है हाँ। एक वकील का, उनके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं, वो मंदिर है। 321 सबूत मिले वहाँ पे कि 321 सबूत हैं ऑन पेपर्स की वहाँ पे मंदिर है। साकी मुख्तार खान उन्होंने साफ लिखा है कि मंदिर था। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि इस दुनिया में किस मस्जिद के अंदर स्वास्तिक का निशान या फिर हनुमान जी की गदा का निशान या शिवलिंग मिलता है? बिल्कुल। और फिर हम ये कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है नाम चेंज हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है कि अगर वहाँ मस्जिद है तो? आज के टाइम पे लोग कोई सच्ची घटना पे फिल्म बनाने से पहले 100 बार सोचते हैं। मेरे प्रोड्यूसर हैं अमित जानी, उनको थ्रेट आया है काफी कि भाई ये फिल्म क्यों बना रहे हैं आप? नोन पर्सन या अननोन कोई भी, मतलब हम इस गैंग से बोल रहे हैं या हम इस गैंग से बोल रहे हैं, आप किस तरह से बना सकते हैं फिल्म? बट इस फिल्म से डेफिनेटली एक अवेयरनेस आएगी उनके। बिल्कुल आएगी। तो मेरा नाम शिवम सिन्हा है। अभी मेरी जो फिल्म है उदयपुर फाइल्स वो रिलीज होने वाली है। मैंने देखा, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को पैन इंडिया रिलीज हो रही है और ये फिल्म दुबई और यूके में भी रिलीज होगी। तो आशा करता हूँ कि आपकी ऑडियंस जो है वो इस फिल्म को बिल्कुल देखें। इस फिल्म की बात रखना इस वक्त जिस हाल में अभी माहौल चल रहा है बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी। एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आपको कितनी परेशानी आई? कोई भी एक्टर अपनी जर्नी बता रहा होता है, लोग उस जर्नी को कॉपी करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। कोई अपने बायो में लिखा रहता है एक्टर, लेकिन देखते हैं कि काफी टाइम हो गया वो छोड़ दिया हो। आपको कमर कसना पड़ेगा क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनसर्टेन प्रोफेशन इन दिस होल वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह काकन। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे, आपके अपने पॉडकास्ट पे, जहां रियल कन्वर्सेशन मिलती हैं उन कहानियों से जो ना कि सिर्फ स्क्रीन पे बल्कि दिल पे भी असर करती हैं। आज हमारे साथ हैं शिवम सिन्हा जी। आज के हमारे गेस्ट ने एक ऐसे रोल में जान डाली है जो जस्टिस, इमोशन और सच्चाई से भरपूर है। स्वागत है आपका। इन्होंने आने वाली फिल्म उदयपुर फाइल्स में एक वकील का किरदार निभाया है। आज इनसे हम जानेंगे उदयपुर फाइल्स में है क्या। आपने कन्हैयालाल साहू का नाम तो सुना होगा, अगर कन्हैयालाल साहू का नाम नहीं पता तो नुपुर शर्मा का पता होगा, अगर नुपुर शर्मा का पता नहीं तो ज्ञानवापी के बारे में सुना होगा आपने। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। वो कैसे कनेक्ट हैं आज इस पॉडकास्ट में हम वही जानेंगे। और एक चीज़ और, अगर कोई एक्टिंग फील्ड में है या कोई फ्रेशर अभी एक्टर है जिसको एक्टिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, तो ये पॉडकास्ट उसके लिए भी खास है। तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक इंट्रो लोगों को आप दें और अपने बारे में कुछ बताएं। मैं इस पॉडकास्ट की जो शुरुआत है वो आपको धन्यवाद करने से शुरू करूँगा, क्योंकि आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया है और आपके इस प्लेटफॉर्म की वजह से मैं अपनी बात यहाँ पे रख पाऊँ। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। अब हम इस पॉडकास्ट को शुरू करेंगे। जैसा कि आपने कहा मेरे इंट्रोडक्शन से, तो मेरा नाम शिवम सिन्हा है और अभी मेरी जो फिल्म है उदयपुर फाइल्स वो रिलीज़ होने वाली है, जिसमें जैसा आपने बताया मैंने एक वकील का किरदार निभाया है और अभी 2 दिन पहले उसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। आशा करता हूँ आपके ऑडियंस और आपने दोनों ने देखा होगा। बिल्कुल मैंने देखा, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं चाहूँगा कि पॉडकास्ट को 1 मिनट के लिए रोको, आप जाओ ट्रेलर देख के फिर आओ वापस। थैंक यू सो मच। तो इसी वजह से मैं क्या कहते हैं यहाँ पे आना चाहता था जब जैसे हमारी बात हुई कि हम पॉडकास्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपका कंटेंट भी देखा है और इस फिल्म की बात रखना इस वक्त मुझे ऐसा लगता है जिस हाल में अभी माहौल चल रहा है बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैं जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ेगा हम उस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस फिल्म का रिलीज़ जो है वो 11 जुलाई को है, जैसा आपको पता है।
और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है रिलायंस, और मोर देन 4500 स्क्रीन यानी कि 4500 स्क्रीन पे ये फिल्म रिलीज़ हो रही इंडिया है। में जो जहाँ पे हाँ वो जी, देख सकता है उसको मिल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अमूमन फ़िल्म्स को बहुत कम स्क्रीन मिलती हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा स्टार ना हो या ऐसा कुछ हो, पर इसमें क्या कहते हैं, नहीं, हमें इसमें तो स्टार भी काफ़ी इसमें बड़े तो हैं। हमारे पास स्टार भी बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी जैसे आप कैटेगराइज़ कर देते हैं ना कि ये बड़े स्टार हैं, ये हाँ, एक्टर्स हैं, तो बिल्कुल। आप समझ रहे हैं ना कि ये कैटेगराइजेशन होता है। तो इसी वजह से मैंने स्पेसिफिकली कहा कि इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है, अदरवाइज़ तो बहुत ही बड़े स्टार हैं हमारे पास। बिल्कुल। तो इस फिल्म को 4500 स्क्रीन्स मिल गए और ये 11 जुलाई को आप सबके बीच में आ जाएगी। ट्रेलर हमने देखा तो उसमें जैसे माइंडसेट एक होगा, सबको यही होगा कि कन्हैया लाल की बायोपिक है। लेकिन जब हम ट्रेलर देखे तो उसमें ज्ञानवापी का भी है, नुपुर शर्मा का भी केस है। तो आखिर में ये चीज़ें क्या है इस फिल्म में, थोड़ा-सा आप सुलझाओ इसको। बिल्कुल, पहली बात तो इस क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली में इस फ़िल्म में ये दिखाया ही गया है इस तरह से कि क्या कनेक्शन है। ये इस फ़िल्म का एक कोर कंटेंट है कि कैसे नुपुर शर्मा का जो बयान था, उसने देश में एक माहौल क्रिएट किया। नहीं, माहौल तो उसके पहले से क्रिएट था। नुपुर शर्मा ने तो थोड़ा-सा आग में पानी डाला। हाँ, खैर मतलब मैं उस मतलब जो दूसरी तरफ से जो रिएक्शन आया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो दूसरी तरफ से जो रिएक्शन आया और उसके बाद कैसे कन्हैया लाल साहू के साथ जो चीज़ें हुई, वो कैसे इंटरलिंक्ड है इस चीज़ से, वो इस फिल्म का कोर है। जैसे या तो ये फिल्म कन्हैया लाल की बायोपिक हो सकती थी कि जो वही चीज़ जो सबको पता है कि उनके साथ क्या हुआ, या हम थोड़ा-सा उसके डीप डेल्व कर सकते थे और उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते थे कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? क्या उसके पीछे साजिश थी? क्या उसके पीछे इंटेंशन था? क्या उसके पीछे मोटिव था? बिल्कुल। तो वो सब इस फिल्म में बिल्कुल रॉ तरीके से दिखाया गया है। लेकिन मैं बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा जो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड हो या मैं कुछ छुपाऊँगा या फैब्रिकेटेड हो। सिनेमा जो है वो कॉमर्स का एक पार्ट है। तो ऑब्वियसली हम सिनेमा में क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं ताकि ऑडियंस को अच्छा लगे, ताकि ऑडियंस उस फिल्म को देखे, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जिससे ऑडियंस जो है वो स्टिक रहे। बट क्या उस फिल्म का इंटेंशन सही है? क्या वो फिल्म मोल्ड कर रही है क्या किसी चीज़ को, या वो झूठ दिखा रही है? तो इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फिल्म में बिल्कुल सच को दिखाया गया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं इस फिल्म का बहुत बड़ा पार्ट हूँ। उस पे भी बात करेंगे कि जो आपने किरदार निभाया है, हाँ। एक वकील का, हाँ। उनके बारे में थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या किरदार है आपका फ़िल्म में? हाँ, अगर हम किरदार की बात करें तो ये किरदार किसी का डिपिक्शन नहीं है। अच्छा, ये क्योंकि ऐसा लगा मुझे कि हो सकता है कि कोई हो। जैसे मैं ज्ञानवापी के पक्ष में जो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनका किरदार निभा रहा हूँ, तो उनके तो वकील हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि उनके वकील हैं, बट वो ये कैरेक्टर उनका डिपिक्शन नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने उनका डिपिक्शन किया है। जैसे विजय राज जी हैं, उन्होंने कन्हैया लाल साहू का डिपिक्शन किया है, उनकी लाइफ जर्नी इस फिल्म में दिखाई गई है, लेकिन ये वकील ऐसा कोई डिपिक्शन नहीं है। अच्छा। ये मैं क्लियर कर देता हूँ और ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। लेकिन क्या ज्ञानवापी का मुद्दा है जो चल रहा है? बिल्कुल है। ज्ञानवापी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या वो सच है? बिल्कुल है। थोड़ा-सा आप बताएँगे, थोड़ा-सा मुझे लग रहा है आप डीप नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, कि नहीं, अगर मैं बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप हाँ, स्टोरी बता दें क्योंकि ज़्यादातर तो अगर जो न्यूज़ में ऐसे है तो उसको पता ही होगा, आइडिया होगा। लेकिन कुछ हल्का-फुल्का आप बता चलिए सकें मैं समझ कि गया। कैसे कनेक्ट हो रहा है बस। ठीक है, मैं अब कोशिश ऐसे करते हैं, मैं पहले ज्ञानवापी का मुद्दा क्या है मैं वो समझाता हूँ। फिर नुपुर शर्मा के बयान के बारे में बात कर लेंगे और उसके बाद जो कन्हैया लाल साहू के साथ हुआ उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आशा करता हूँ कि जब मैं ये तीनों चीज़ें बता दूंगा तो हमारी ऑडियंस के लिए सरल हो जाएगा ये चीज़ समझना कि क्या हुआ है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ज्ञानवापी का केस। ज्ञानवापी का केस है क्या है असल में? काशी विश्वनाथ का मंदिर है और इस तरफ ज्ञानवापी का मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी की एक मूर्ति है जो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ मुंह करके रखी गई है। अब आप मुझे बताएं अंकित, आप भी हिंदू समाज से आते हैं, मैं भी हिंदू समाज से आता हूँ, हमने भी बचपन से मंदिर गए हैं। बिल्कुल। शिवलिंग और नंदी, जो नंदी का फ्रंट व्यू होता है, जो फेस होता है वो शिवलिंग की तरफ होता है। आपने अपने आप जवाब दे दिया। अब जो नंदी महाराज हैं वहाँ पे विराजमान, वहाँ से 83 फीट पे एक वजू खाना है।
जिसका अभी एएसआई ने निरीक्षण किया हाँ, है। अभी वो चल रहा था कुछ टाइम पहले भी, बिल्कुल। काफी चर्चा में था। तो उस जब उन्होंने वो जो वजू खाना है उससे सारा पानी निकलवाया तो वहाँ पे एक शिवलिंग मिला, जिसे उस तरफ के लोगों ने ये बोला कि ये फाउंटेन है, एक जस्ट एक फाउंटेन है, बट एएसआई की रिपोर्ट के हिसाब से वो शिवलिंग है, काफी पुराना है। काफ़ी पुराना शिवलिंग है। यहाँ पे जब ये धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंची तब हिंदू पक्ष भी जागा। केस तो बहुत टाइम से चल रहा वो है, तो काफी टाइम से चल रहा है। मतलब मैं आपको बताऊं ये केस बहुत ही पुराना है ज्ञानवापी का, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 22-22, 25-25 साल से लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, बट क्योंकि अब ये मुद्दा उठा है, जैसे अभी 3 जो औरतें थी उन्होंने वहाँ पे पूजा करने की परमिशन के लिए केस डाला था, उनको मिल भी गया है। अच्छा। गौरी श्रृंगार के ऊपर परमिशन मिल चुका है। अच्छा, अंदर जाके हाँ जी, हाँ जी, गौरी श्रृंगार के ऊपर जब बीच में गौरी श्रृंगार है तो वहाँ पे भी पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। अच्छा। तो एएसआई की रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ शिवलिंग मिल गया। तो आप ये देखें ना कि ये चीज़ जो हो रही है वो गलत हुई है। और अब इसको हिस्टोरिकली जानते हैं, हम हिस्टोरिकल फैक्ट पे बात करते हैं। बिल्कुल फैक्ट पे चलेंगे। जैसे नंबर 1, क्या ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो मंदिर के ऊपर बनाई गई है? बिल्कुल बनाई गई है। कैसे? नंबर 1, सबसे पहले उसे तोड़ा गया, कुतुबुद्दीन के टाइम से वो तोड़ा गया, औरंगज़ेब ने उसे तोड़ा। और हम पीछे जाएं तो जितने भी मुग़ल शासक इस देश में इन्वेजन के तौर पर आए, इन्वेजन किया उन्होंने, उन सब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। वो तो जिसने आया सबने जो तोड़ा ही आए है। सब ने तोड़ा। वो तो अहिल्याबाई होलकर हैं, उन्होंने वापस उस मंदिर को बनाया। जितने भी हिंदू मर्चेंट्स थे उस टाइम के, उन्होंने वापस मंदिर को जनरेट किया, जिससे एटलीस्ट वो मंदिर बचा रहा। बिल्कुल। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि इस दुनिया में किस मस्जिद के अंदर स्वास्तिक का निशान या फिर हनुमान जी की गदा का निशान या शिवलिंग मिलता है? किसी भी मस्जिद में नहीं हो सकता। बिल्कुल। मस्जिद में इन सब चीज़ों का ये क्या काम है? चीजें मिली हैं उस वहाँ हाँ, एएसआई की न्यूज़ में रिपोर्ट तो ऐसे नहीं, देखा। बिल्कुल एएसआई की रिपोर्ट है। 100 दिन वहाँ पे सर्वे चला है और 321 सबूत मिले हैं वहाँ पे कि 321 सबूत हैं ऑन पेपर्स की वहाँ पे मंदिर है। चलिए ठीक है, अब जुडिशरी की बात कर लेते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो दूसरी तरफ की कम्युनिटी है वो ये बोलती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, ये हमारा मस्जिद है। लेकिन अगर उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उसमें भी एक क्लॉज है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी कह लें, कोई भी प्रॉपर्टी जिसे जो 100 साल पुरानी है वो एंशिएंट प्रॉपर्टी में मानी जाएगी, वो कोई रिलीजियस प्लेस या उस तरह से चीज़ों में नहीं आएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये ज्ञानवापी का मुद्दा तो सुना जाना चाहिए कि वो और ज्ञानवापी नाम ही आप क्या है नाम? ज्ञानवापी नाम, ज्ञानवापी का मतलब क्या है? ज्ञानवापी का नाम का मतलब है ज्ञान का कूप। क्या इसका नाम उर्दू में है? नहीं। इसका नाम संस्कृत में है, ज्ञानवापी। तो किस तरह से आप ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे मस्जिद है? अभी भी वो केस तो चल ही रहा है, अभी तो उसका कुछ निष्कर्ष निकला नहीं है। नहीं, आशा करता हूँ निष्कर्ष निकल जाए, क्योंकि अभी वही बात चल रही है। जो दूसरी तरफ की कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो ये बोल रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये हमारा वर्शिप का जगह है, तो आप नहीं ले सकते। बट फिर भी अब ये केस रीओपन होगा और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये ज्ञानवापी। अब और एक और चीज़ है, अगर इसके फैक्ट जो लोग ये कहते हैं कि ये मंदिर था ही नहीं, स्कंद पुराण के अंदर काशी खंड है। काशी खंड में 4 से 5 श्लोक हैं जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवापी के ऊपर हैं और उसमें ये लिखा हुआ है कि ये मंदिर है। अब चलिए मैं ये मान लेता हूँ कि ये स्क्रिप्चर सब ऑब्सोलीट है, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के लोग बोलते हैं कि ये सब पुराने ख्यालात के लोग। मैं ये भी मान लेता हूँ। पीटर मंडी एक ब्रिटिश मर्चेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि काशी विश्वनाथ वहाँ पे मंदिर था जहाँ पे शिव जी की पूजा होती है। अब पीटर मंडी एक इंग्लिश नाम है तो होपफुली लोग उस पर विश्वास करेंगे। अब इसको हटा दीजिए, पीटर मंडी को भी आप छोड़ दीजिए। इनके खुद के बहुत सारे इस्लामिस्ट राइटर्स हैं जिन्होंने ये लिखा है। साकी मुख्तार खान, उन्होंने साफ लिखा है कि वो मंदिर था। औरंगज़ेब ने जो इस मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था वो आज भी कोलकाता के म्यूज़ियम में है रखा हुआ। अच्छा, आज भी है, ये लोगों को पता नहीं है। आज भी कोलकाता के एक म्यूज़ियम में है, मुझे उस म्यूज़ियम का नाम नहीं क्योंकि मैंने भी नहीं सुना ऐसा, किसी ने ऐसा बताया ही नहीं, ना ही उस पर कोई बात करी। क्योंकि हम बात करना नहीं चाहते। हम बात करना नहीं चाहते कि क्या ही लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता ना, अब वहाँ पे मंदिर मस्जिद क्या हो। लेकिन शायद मैं उतने स्ट्रॉन्ग माइंड का नहीं हूँ, मुझे अपने बिलीव्स प्यारे हैं, मुझे अपनी आइडेंटिटी प्यारी है, तो शायद मैं आपसे बात कर लूँगा। बिल्कुल। क्या इस देश में मतलब किसी आस्था या बिलीफ की कोई जगह नहीं बची है? बची है ना। देख के तो ऐसा लगता है कि
काफ़ी लोगों में नहीं बची है। अब इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हर चीज़ जुडिशरी के हिसाब से हो और जुडिशरी को अपने हिसाब से मोल्ड ना किया जाए। जैसे राम मंदिर का मुद्दा आया था, कोर्ट का जजमेंट आया था, तो उसमें भी कहना था लोगों का, कुछ लोगों का कहना था कि मोदी जी की वजह से हुआ है। जुडिशरी और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशनशिप है? क्या रिलेशन? कुछ कोई नहीं। रिलेशनशिप नहीं कोई है। तो ये सब कहने की बातें हैं, सीधी सिंपल बात है। जो लोग इसके पक्ष में है वो पक्ष में है, जो विपक्ष में है तो विपक्ष तो कुछ भी बोलेगा। बिल्कुल। अब हम आते हैं वहाँ से नुपुर शर्मा नुपुर पे। शर्मा। तो नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद पे एक बयान दिया था। अब मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा कि वो सही था गलत था, वो आपके पास फैक्ट्स हैं। मैं आशा करता हूँ कि लोग खुद जाके वो देखें क्या वो सही बोल रही थी गलत बोल रही थी। बिल्कुल। तो उससे कई लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचा, तो वो लोग तुरंत सड़क पे आ गए। जैसे हम ज्ञानवापी की बात कर रहे थे ना कि वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है, मंदिर मस्जिद है, तो हम सड़क पे नहीं आए, कुछ लोग सड़क पे आ गए। तो उन्होंने कहा कि हम उनको मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। काफ़ी नेगेटिव ये तो चला। अभी सबको यही पता होगा, अगर आप देख रहे हो तो आपको भी पता ही होगा कि कितना हंगामा हुआ था उस टाइम पे। हाँ, तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें चली, काफ़ी नेगेटिव। उसके बाद उनको शायद पार्टी भी छोड़नी पड़ी, जहाँ तक मुझे पता है। बीजेपी छोड़नी नहीं पड़ी, बीजेपी ने निकाल दिया। हाँ, मतलब इतना नेगेटिव हाँ। हो गया था पीआर उनके अगेंस्ट, और मतलब तो पॉलिटिकल पार्टी ने तुरंत बोला कि आप छोड़ दीजिए, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो उस बयान के चलते जो देश का माहौल हुआ, कन्हैया लाल साहू के फ़ोन से एक पोस्ट गया जिस पे उन्होंने उस पोस्ट पे नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया कि ये गलत हुआ। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे ये जानना है, मतलब मेरा एक सवाल है, जिस इंसान को ढंग से फ़ोन चलाना नहीं आता है वो सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट को लाइक या शेयर कैसे कर सकता है? तो इसके पीछे भी कोई साजिश हुई होगी जिस पे हम देखेंगे इस फिल्म उसके में। लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। तो उनको ये बोला गया कि आपने नुपुर शर्मा के बयान को सपोर्ट किया और आप हमारे नबी के खिलाफ हैं, तो इसकी सज़ा आपको मिलेगी। तो गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। तो इसके तहत उनको उनका जो मर्डर था वो हुआ। मर्डर, निर्मम हत्या बोलेंगे। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप इस केस में रहे हो, स्क्रिप्ट आपने पढ़ी होगी। जब ये घटना घटित हुआ था तब जिसने सुना, मतलब किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि भारत देश में ऐसा कोई कट्टरपंथी विचारधारा को लेके ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। तो आप इसे किस कैटेगरी में रखना चाहोगे? चलिए, हत्यारा या आतंकवादी? मैं इसका जवाब देता हूँ और बहुत खुल के जवाब देता हूँ। मर्डर का एक ना एक मोटिव होता है, ठीक है? और टेररिज्म का मतलब होता है कि आप टेरर फैलाना चाहते हैं, दहशत। तो कन्हैया लाल साहू का जो मर्डर है ना, वो सिर्फ मर्डर नहीं है कि उनका सिर्फ मर्डर हो गया या किसी पर्सनली उनसे किसी की दुश्मनी थी। अरे उस इंसान, वो एक सीधे साधे टेलर जिनका काम रोज़ का ये कि वो सुबह उठते थे, अपनी दुकान खोलते थे, अपना काम करते थे, रोज़ी रोटी कमाते थे, अपने परिवार को चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, बस। उस इंसान ने किसी का कर्जा नहीं खाया था। उस इंसान ने, जिन लोगों ने उनको मारा, उनसे वो तो उन्हें मुझे लगता है जानते भी नहीं होंगे। बिल्कुल, हाँ, नहीं जानते थे। वो तो आए थे अपने कपड़े का नाप देने मैं वही आपको बोल रहा हूँ ना। तो ये जो मर्डर है ना, ये मर्डर तो मैं नहीं कहूँगा इसे। ये एक मैसेज था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा पाओगे, तो ऐसा होगा। फ्रीडम, आप कहते हो ना, फ्रीडम ऑफ, जो लिबरल फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात करते हैं हमारे देश में, मैं ये बोलता हूँ कि चलो मान लो कन्हैया लाल साहू ने वो पोस्ट शेयर भी किया, तो क्या इसके बदले में उनको मौत मिलनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं। क्या उनके परिवार को, अनाथ जो हुआ है उनका परिवार, ये वो उनका परिवार डिजर्व करता था? आई डोंट थिंक सो। उन्होंने पोस्ट शेयर किया नहीं किया, वो आप फिल्म देखिए, आप जानिए, आप अपना रिसर्च कीजिए, आप जानिए। लेकिन अब मैं ये बोलता हूँ अगर उन्होंने किया भी तो क्या इसके बदले में उनका मर्डर हो जाना चाहिए? और उसके बाद जो उनका मर्डर कर रहा है वो जब वीडियो बना के ये बोल रहा है कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा, तन सर से जुदा, क्या ये चीज़ ठीक है? और उसके बाद भी अभी वो लोग
पकड़े नहीं गए हैं, पकड़े गए, फिर केस चला, फिर अभी छूट गए, फिर अभी पकड़े कुछ गए। टाइम पहले का मैंने न्यूज़ देखा कि जिसने बताया था कि वो आ गए, ये जिसने सूचना दी थी हाँ उन कट्टरपंथियों को, हाँ। वो अभी रिहा हो गया कोर्ट से, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला तो वो छूट गया। तो मैं बस यही, मतलब मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि इस तरह से ये फिल्म जो है इंटर रिलेटेड है नूपुर शर्मा के बयान से, ज्ञानवापी से, क्योंकि ज्ञानवापी का जो केस हुआ, जो उस पर उत्थान आया, उसके बाद नूपुर शर्मा का बयान आया। नूपुर शर्मा के बयान आने के बाद कन्हैयालाल साहू का वो पोस्ट आया, और उसके बाद उनकी हत्या हुई। अभी मुझे माइंडसेट पता है, अभी जैसे हमने ये बात की, अभी मैंने पूछा हत्यारा या आतंकवादी, आपने जवाब दिया। मुझे माइंडसेट पता है कुछ लोग जो अभी देख रहे होंगे वो क्या लिखेंगे। मैं अंकित बस एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, चाहे आप और मैं कितना भी एक्सप्लेन कर लें, मैं आपको बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ, सच चीज़ बता रहा हूँ। दोज कमेंट विल नॉट स्टॉप। फिर से हम आते हैं किरदार पे। हाँ। जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई, आपके माइंड में क्या आया? कोई मैं एक चीज पूछ रहा, इसलिए क्या कोई डर या कुछ ऐसा कि मैं करूंगा? कई सारी चीजें हैं ना, तो ऐसा कुछ आपको लगा? मैं दो तीन चीज़ें बताता हूँ। एक तो मुझे ये किरदार मिलने की जो कहानी है ना, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इस सवाल का जवाब जो है ना, उसमें बहुत आसानी से सम अप हो जाएगा। अच्छा। ये मेरी इंट्रोड्यूसिंग फिल्म है। अच्छा। इस फिल्म का मुझ तक पहुंचना जो है ना, ये प्योर कोइंसिडेंस है। ये मेरी किस्मत है कि मैं इस फिल्म तक पहुंच गया। एक्चुअली मैं जब ऑडिशन देने गया था, वो किसी और प्रोजेक्ट के लिए देने गया था। अच्छा। मेरी एक वेब सीरीज़ भी आने वाली है आगे, उसका टीज़र भी आ चुका है, लॉरेंस अ गैंगस्टर स्टोरी। अच्छा। वो 4 मिलियन व्यूज़ है। तो बहुत अच्छा। वो इस लॉरेंस बिश्नोई की हाँ, बायोपिक आप कह सकते हैं, वो वेब सीरीज़ है। तो मैं उसके ऑडिशन के लिए गया था। तो वहाँ पे जब मैंने ऑडिशन दिया, तो उस वेब सीरीज़, उस प्रोजेक्ट में भी एक लॉयर का रोल है। अच्छा। जो कि मैं सेलेक्ट हो गया, क्योंकि ऑडिशन में मैंने मतलब फॉर्चुनेटली आप कह लें कि मैंने जो पीस तैयार किया हुआ था, वो भी एक एडवोकेट का ही था। मुझे रोल, मतलब किस्मत से वहाँ रोल भी एक एडवोकेट का ही खाली था। तो मुझे उस वेब सीरीज़ के प्रोजेक्ट के लिए लॉयर के तौर पे कास्ट कर लिया गया। जब मैं ऑडिशन देने गया था, तो वहाँ पे इस फिल्म का, जो कि ये फिल्म हाफ शूट हो चुकी थी उस टाइम तक, हाफ होनी थी, तो वहाँ पे इस फिल्म का एक पोस्टर था जिसमें विजय राज जी थे और ये सब था। उस टाइम पे इस फिल्म का नाम ज्ञानवापी फाइल्स, हाँ, और अ टेलर मर्डर स्टोरी, ये था। तो मैंने पोस्टर देखा, मैंने कहा यार काश ये फिल्म, इस फिल्म में मैं होता। मैंने एक मैनिफेस्टेशन डाली जब मैं ऑडिशन देने जा रहा था। बस एक छोटा सा थॉट आया था मेरे दिमाग में, काश इस फिल्म में मैं होता। उसके बाद फिर मैंने ऑडिशन दिया। मुझे उसी दिन पता चल गया था कि मैं लॉरेंस अ गैंगस्टर स्टोरी में एक वकील का किरदार है, और उन्हें सिर्फ टीज़र शूट करना था उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि पहले हम टीज़र शूट करेंगे, उसमें एक वकील का किरदार है, वो आप कर रहे हो। तो वो मैंने प्रिपेयर किया। टीज़र काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका, मेरे कैरेक्टर को बहुत लोगों ने सराहा उसमें। रात के कुछ 10-11 बज चुके हैं, और अचानक मेरा फ़ोन बजता है, और प्रोड्यूसर का मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसा है, कल तुम बॉम्बे पहुंच रहे हो। मैं गुड़गांव में हूँ, मैं बॉम्बे में नहीं अभी सेटल हुआ हूँ, मैं गुड़गांव से हूँ। तो कल आप बॉम्बे आ जाइए, और मुझे तुम 3 बजे सेट पे चाहिए हो, ये रहा टिकट। रात के 11 बजे, सुबह 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है, और मुझे इंस्टेंट बोला जा रहा है कि आप फिल्म कर रहे हैं। तो जो आप थॉट जो कह रहे हैं ना, डर का, वो डर तो था ही नहीं, डर का तो वक्त ही नहीं था। एक्साइटमेंट रही होगी। मतलब मेरा तो नेक्स्ट थॉट था कि अरे पैकिंग, ये वो, मैं तो मैनेजमेंट में लग गया। स्क्रिप्ट हालांकि मैं सुन चुका था, क्योंकि जब हम बैठे हुए थे, एक बार बीच में मेरा मिलना हुआ था, तो हम बैठे हुए थे, तो वहाँ पर एक बार उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट बताई थी कि इस तरह की स्क्रिप्ट है, सेकेंड हाफ हम शूट कर रहे हैं, ठीक है। क्या पता उनके मन में पहले से हो मुझे कास्ट करने का। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट पकड़ी, मैंने वहाँ पहुँचा, मेरे पास स्क्रिप्ट ऑलरेडी आ गई थी, और मैं पूरी फ़्लाइट स्क्रिप्ट रट रहा हूँ कि मैं याद कर लूँ। जब मैं वहाँ पहुँच गया, तो मैं स्क्रिप्ट पे, क्योंकि मेरा सारा टेंशन जो था, वो जो डर और टेंशन था, वो ये था कि मुझे स्क्रिप्ट याद नहीं है अभी। और उस दिन सिर्फ मेरा सीन शूट होना था। मुझे ये बता दिया गया था कि सेट जो है बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है हमारे पास, तो आप आज का जो पूरा आपका स्केड्यूल है, वो आपको आज कंप्लीट करना है। अगर आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ये मुझे पहले ही बता दिया गया था। इस चीज़ की घबराहट हुई कि भाई, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं बोल नहीं सकता था उनको कि अरे मुझे स्क्रिप्ट, मतलब कि मुझे स्क्रिप्ट अभी मिली है, मैं कैसे याद करूँगा। इतने सारे लोग आ चुके हैं, मतलब कैमरा है, लाइट्स है, जूनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं डायरेक्ट रिफ्यूट नहीं कर सकता कि मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी नहीं कर सकता। तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, जितना मेरी ट्रेनिंग ने मुझे आज तक सिखाया, मैंने वो सारा इस्तेमाल किया और प्रिपेयर किया, और उसके बाद मैंने ये रोल निभाया। अभी जैसे आप ज्ञानवापी वगैरह इतना आप
तरीके से आपने बताया, तो मुझे लगा नहीं नहीं, आप तो काफ़ी टाइम से मैंने काम आपको कर क्या रहे होगे बोला, साथ में। कोइंसिडेंस। ज्ञान, मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरी रीडिंग मेरी एक हैबिट है, तो मुझे ज्ञानवापी के केस के बारे में ऑलरेडी सब चीज़ें पता थी। अच्छा, अगर मुझे वो चीज़ें पता नहीं होती तो शायद मैं ये रोल कर भी नहीं पाता। नहीं जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, मैं सोचा कि नहीं आप काफ़ी लंबे टाइम से लगे रहे होगे। नहीं नहीं, बिल्कुल लंबे टाइम से नहीं लगा हुआ हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं इस फिल्म का पार्ट नहीं नहीं होना था, क्योंकि ये रोल पहले कोई और एक्टर कर रहा था। अच्छा, उस एक्टर ने इंस्टेंटली छोड़ दिया, तो ये रोल मुझे मिल गया। मतलब किसी रीज़न की वजह से उस एक्टर ने छोड़ दिया, और तभी तो आपको मैं बोल रहा हूँ इंस्टेंटली मेरे पास कॉल आया, क्योंकि उन्होंने मेरा काम लॉरेंस ए गैंगस्टर स्टोरी में देख लिया था कि हाँ, ये लॉयर का रोल कर लेता है। उसके बाद अगली फिल्म में क्या चाहोगे, फिर से लॉयर का ही मिले या? अब लॉरेंस ए गैंगस्टर स्टोरी में तो यही कैरेक्टर कंटिन्यू हो रहा है। हाँ। इस कैरेक्टर का नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी। अच्छे, वो सेम इसमें भी? हाँ, तो लॉरेंस मतलब ये लॉरेंस एक ऐसा लॉयर है, जैसे आपने देखा होगा मार्वल में आयरन मैन है, वो हर फिल्म में आयरन मैन है। जॉली एलएलबी का सीरीज बनाओगे क्या? सीरीज, अगर जॉली एलएलबी आपने देखी है तो उसमें भी अरशद, अब तो अरशद Same 3 नाम आ है, रही है, हाँ। जॉली के नाम से ही है, वो भी सब कुछ सेम है। अक्षय कुमार आप देखेंगे तो उसमें भी है, अक्षय कुमार वर्सेस अरशद वारसी का ही कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो वैसा ही कुछ है कि ये वाला जो लॉयर है ये कंटिन्यू हो रहा है उस सीरीज में भी। अब देखते हैं, अभी सिर्फ टीजर का मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था, अभी मैं देखता हूँ मुझे कास्ट करते हैं या नहीं, वो तो कम्प्लीटली क्या कहते हैं प्रोडक्शन रिलीज का के बाद कॉल ही। है। हाँ, वो प्रोडक्शन कॉल है, और उसमें मतलब मैं ऐसे कमिट नहीं कर सकता कि वो मैं ही कर रहा हूँ। जितने इसमें किरदार हैं, किसी के साथ ऐसा हुआ जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था? मेरी नॉलेज में तो नहीं है। नहीं, ऐसे धमकी भी आती है ना, हाँ। कि आप फिल्म बना रहे हो, इस पे क्या दिखा रहे हो। कोई सच्ची घटना पे फिल्म बनाने से पहले 100 बार सोचते हैं। हाँ विवेक अग्निहोत्री को आप जानते ही होंगे। हाँ हाँ। उन्होंने बताया था उनको बहुत धमकियां आई थी। नहीं, वो फिर से वो मेकर है ना, मेरे मेकर को भी आया है, मेरे अच्छा, प्रोड्यूसर। आया? हाँ बिल्कुल, मेरे प्रोड्यूसर हैं अमित जानी, उनको थ्रेट आया है, काफ़ी भयंकर तरीके से उन पे थ्रेट है। क्या, जैसे कुछ आपको पता हो? कि भाई ये फिल्म क्यों बना रहे हैं आप, हम ये कर देंगे उनको, हम फैमिली पे आपकी ये कर देंगे उनको, बिल्कुल खुले में आती है। नोन पर्सन या अननोन कोई? अननोन कोई भी, मतलब हम इस गैंग से बोल रहे हैं या हम इस गैंग से बोल रहे हैं, आप किस तरह से बना सकते हैं फिल्म। बिल्कुल, मतलब ये सारा जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कि सबसे ज़्यादा खतरा तो उन्हीं को है। बिल्कुल। और वो निडर व्यक्ति हैं, उनको इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है। जैसे अभी हमने कश्मीर फाइल देखी थी, हाँ केरला फाइल्स देखी थी, हाँ अभी उदयपुर फाइल्स है। हाँ। जो ये अभी तक कहीं न कहीं दबा था, हम्म, अब इस पे लोग सोच रहे हैं और हिम्मत जुटा पा रहे हैं बनाने के लिए, कि इस पे फिल्म बना रहे हैं। जैसे कश्मीर फाइल बनी, काफ़ी चली, केरला स्टोरी भी बनी, बहुत चली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी अच्छी चलेगी, दुआ करता हूँ भगवान से। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइप की फिल्में बननी चाहिए, और अगर नहीं बन रही थी पहले तो उस टाइम पे क्या रीज़न रहा होगा? सेम, क्या? जो इनसाइड पॉलिटिक्स होती है फिल्म्स में, आप फंड कौन कर रहा है? क्या इस फिल्म को दाऊद इब्राहिम फंड कर रहा है? नहीं, पहले करते नहीं, मैं नहीं बोल रहा, अब आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं भी नहीं तो मैंने आपने, अब ये कैसे नाम आ गया? मैंने तो एक नाम जिक्र किया, आपने तुरंत बोल दिया। हाँ, तो सुना है तो कैसे सुना है? न्यूज़ में सुना है। न्यूज़ क्या है? मैंने आपको बोला ना, ये सारा गेम ये होता है, अगर आज मैं फंड करूं एक फिल्म को, तो वो जो फिल्म है वो मेरे ओपिनियंस, मेरे माइंडसेट के हिसाब से बनेगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ना कि ये सारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे भी, कि कौन सी गवर्नमेंट है। बिल्कुल। आप मुझे एक बेसिक चीज़ बताओ, मैं कोई स्टार किड हूँ? नहीं। आप जानते हैं, मैं तो खुल के ओपन चैलेंज देता हूँ कि अगर मेरे किसी दूर के रिश्तेदार का भी कोई रिलेशन फिल्म इंडस्ट्री से निकाल दे तो मेरे से पैसे ले जाना, मैं पैसे दूंगा उसको। इस पे भी थोड़ा आप बताओगे? हाँ, लोगों ये को, क्योंकि जैसे आपने बताया स्टार किड हो नहीं आप, हाँ, कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा आपको, मतलब बचपन से सपना लेके आप चले हो गए, और अभी जाके मैं वो सारी चीज़ें अभी आपको बताऊंगा। मैं अभी पहले उस सवाल का मैं जवाब दे दूं कि अब ये फिल्में बनने लगी हैं, लोग इस पे विचार करने लगे हैं, तो इसका सीधा सीधा ताल्लुक ये होता है कि अगर ये कश्मीर फाइल्स 2014 से पहले बनी होती तो ये रिलीज नहीं होती। केरला स्टोरी जैसी फिल्में 2014 से पहले नहीं आ सकती। कश्मीर फाइल भी नहीं बनी होती, कुछ भी नहीं होता। गवर्नमेंट का मुझे जैसे समझ नहीं आ रहा, आप उस इंडस्ट्री से हो तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है फिल्म्स में? होता तो है, बस अब मैं वही बोल रहा हूँ। केजरीवाल जी कुछ फिल्म को टैक्स फ्री कर देते हैं, हाँ, कुछ को नहीं करते, कुछ को नहीं करते हैं। तो वो किस बेसिस पे होता है? पॉलिटिकल एजेंडाज के बेसिस पे होता है ना। मुल्क एक फिल्म आई, मुल्क एक फिल्म आई, उस फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या था? एक टेररिस्ट है, उसकी फैमिली को वाइट वॉश किया गया है। मतलब
ये आप उस फिल्म को अगर गहराई से उस समझने टाइम की पे कोशिश काफी करेंगे तो मैंने एक वो देखी आतंकवादी नहीं है है। और उसके फादर जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई कर रहे हैं उसे कि भाई आप मेरा बेटा आतंकवादी है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप उसके पूरे परिवार को कैसे पॉसिबल है? क्या आपको नहीं पता, आपके फादर को नहीं पता कि मेरे बेटे का कैरेक्टर कैसा है? मेरे फादर को नहीं पता कि मेरे बेटे का कैरेक्टर कैसा है? सबके फादर को पता होता है, सबकी फैमिली को पता होता है। पहले तो भी ये white wash- चीज़ें होती थी, लेकिन पहले चीज़ें होती थी जैसे आपने इस फिल्म का मुल्क का नाम लिया, ऐसे हाँ, फिल्में बनती थी, बहुत सारी लेकिन फिल्में हैं, बहुत सारी। आप कुछ पुरानी फिल्में देखेंगे, उसमें जो हम पंडित होते हैं, जो टीका लगाते हैं, पूजा करते हैं, वो सब विलनेस रोल्स में विलन है। लड़की को छेड़ रहा है तो वो पंडित है, पंडित। लड़की का रेप कर रहा है तो वो पंडित है, कोई क्या कहते हैं, एक छोटा एक दबा हुआ कुचला सा कैरेक्टर होगा जो बहुत नेक और ईमानदार होगा, वो रहीम काका का कैरेक्टर होगा। ये शोले वाला फैक्ट बता रहे है। हो। हाँ बिल्कुल। आप बहुत सारी फिल्में देखें, जो जातिवाद कर रहा होगा वो मा- ठाकुर होगा, वो मा- ब्राह्मण होगा। जो भी विलन होगा, पंडित होगा या ठाकुर होगा। हाँ जी, तो ये क्या, अब लोग बोलेंगे इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत पड़ता है। सबकॉन्शियसली बिल्कुल। हमारे दिमाग में ये डाला जाता था बिल्कुल। उस टाइम पे। और मैं एक बात बता दूं, मैं यहाँ फिर बोल रहा हूँ कि मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जो ये अनजस्ट चीजें हो रही हैं मेरे रिलीजन को लेके, ये हुई बात, बहुत बढ़िया। वो गलत है। बिल्कुल। मैं मुझे कोई, भाई मेरा रिलीजन बहुत इतना बड़ा है कि मुझे किसी और रिलीजन को दबाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैं आई एम प्राउड ऑफ माई रूट्स। लेकिन आप अगर फिल्मोग्राफी देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा कि ये कहीं ना कहीं एक छोटे सटल वे में आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाला जा रहा है, डाला गया है। इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। इस चीज को किया गया है। विलन है, वो सबसे पहले काली पूजा कर रहे होंगे। बिल्कुल। आप बड़ी बड़ी फिल्में उठा के देख लीजिए, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? कभी कोई मौलवी के बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता, कभी कुछ। अभी आप एक बात बताता हूं मैं आपको, हमें बोला जाता है ना कि अरे कट्टरपंथी बढ़ रहे हैं, हिंदुइज्म प्रोपोगेंडा, प्रो हिंदू हैं, भक्त लोग हैं ये लोग टेररिस्ट, ये लोग हैं। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, राणा तुंगा जो है, अगर वो चर्च में खड़ा हो गया ना, ठीक है, एक विलन, अगर जाट आपने देखी हो, तो लोगों ने सवाल खड़े कर दिए थे कि इन्होंने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। हाँ देखा था, वो सड़क पे उतरे थे। ठीक है, और बाय चांस अगर किसी मुस्लिम या इस्लामिक को हमने दिखा दिया ना गलत तरीके से, तुरंत तलवारें खड़ी हो जाएंगी, सर तन से जुदा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें फैक्ट है। और मैं ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं भोलेपन का फायदा उठाया नहीं, भोलेपन की बात नहीं है, हम लोग इग्नोरेंट है ना, हम लोग इग्नोरेंट है ना, गैर जिम्मेदार थे। नहीं, गैर जिम्मेदार की बात नहीं है। अब ये तो हिस्टोरिकल आप देख लें, संभाजी महाराज की डेथ भी हमारे अपने लोगों की वजह से हुई उस टाइम पे, जिन लोगों ने उनको धोखेबाजी से, अपने ही लोगों ने तो उनको बताया था ना। आपने फिल्म भी देखी अभी छावा, उसमें भी ये दिखाया गया कि हमारे अकबर की सभा में मान सिंह बैठते थे। तो कहीं ना कुछ हमारे अंदर भी दिक्कत है। हम इस चीज़ को खुल के, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी बेसिस पे कर रहा हूँ। अभी के टाइम पे जो माहौल है, जैसे अगर अपने धर्म की बात करें, उसमें जातियों को लेके जो एक माइंडसेट बना हुआ है, कुछ उस पर आप कहना चाहोगे? देखिए, कास्टिसिज्म नहीं, कुछ लगता नहीं, वो इग्नोरेंस है। मैं आपको बताता हूँ, कास्टिसिज्म पहले जो ये बोला जाता है, कास्ट 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 कास्ट, जातिवाद जातिवाद जातिवाद, जातिवाद क्या है? कास्टिसिज्म जो पहले होता था, क्या वो इस बेसिस पे होता था कि अरे तुम शूद्र हो, तुम ये हो? नहीं, वो कास्टिज्म जो पहले होता था, अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो प्रोफेशन के बेस्ड पे होता था। बिल्कुल। अभी नहीं होता है क्या? मैं अभी भी मैं उसका डेफिनेशन ही प्रोफेशन है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं स्कॉलर हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं वॉरियर हूँ, प्रोटेक्शन का काम कर रहा हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मर्चेंट हूँ, तो मैं वैश्य हूँ, अगर मैं सर्विस ओरिएंटेड काम कर रहा हूँ कोई भी, तो मैं शूद्र हूँ। बिल्कुल। तो इसमें ये डिवीजन कहाँ से आ गया और ये सारी चीजें कहाँ आ गई? ये इतने बेहतर तरीके की बात नहीं, अभी लोग रखते हैं। हाँ, खैर नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और फैब्रिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बचपन से अगर आपको पढ़ाया ही जाएगा कि अकबर का बेटा ये, शाहजहां राजा का बेटा औरंगजेब का बेटा बाबर, तो आपको मुगल हिस्ट्री तो पता होगी, लेकिन आपको अपनी हिस्ट्री नहीं पता होगी। बिल्कुल। अगर हिस्ट्री पता रहती तो अपने अच्छा, एक छोटा सा, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक है करो। अंकित, ग्रेविटी की जो थ्योरी है वो किसने दी है? ग्रेविटी मतलब जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजीज है जो हमें पढ़ाया गया है, वो क्या है? न्यूटन।
उसी की ग्रेविटी की थ्योरी है। आप विकिपीडिया को एक रिलायबल सोर्स मानते हैं? विकिपीडिया पे तो ऑब्वियसली आप गूगल करेंगे, विकिपीडिया एक रिलायबल सोर्स है। आप ब्रह्मगुप्त के बारे में विकिपीडिया कर लीजिएगा, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी काफ़ी पहले दे दी थी। क्या था उसमें, आपने तो पढ़े होंगे तो आप ब्रह्मगुप्त ने बताओ। गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी बहुत पहले दे दी थी, दैट ग्रेविटी एग्जिस्ट। लेकिन नाम किसका आता है? क्योंकि पेटेंट उन्होंने करवा लिया होगा, क्योंकि हमने वेस्टर्नाइज्ड ही एजुकेशन ली है, तो इस वजह से एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, वो किस बेसिस पे था? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो आज हम फॉलो कर रहे हैं वो ब्रिटिश गिवन है। उनको एक लेबर फोर्स क्रिएट करनी थी जो जाके मशीन की तरह उनका काम करे, और आज तक हम वो एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और हमें हमारे ही कल्चर के ऊपर लड़ा दिया जाता है, जातिवाद पे लड़ा दिया जाता है। आप इमेजिन करो ना एक ऐसी सिचुएशन जहां सबको पता है कि जातिवाद क्या है, क्या लड़ाई होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये चीज़ है। वहीं पे आते कन्हैयालाल का मर्डर किया गया तो वहाँ पे ये नहीं पूछा गया आप किस जाति के हो, हाँ, धर्म देखा गया बस। बस पहलगाम पहलगाम हुआ था, बस। धर्म देखा गया, हाँ मारा गया। हाँ, तो मैं फिर आपको बहुत क्लियरली कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो मुस्लिम लोग हैं वो सब बुरे हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, हमारे दोस्त मित्र भी बस। हैं, आपके भी होंगे। लेकिन ये आइडियोलॉजी जो है, ये हाँ। माइंडसेट है, ये एक्चुअली हमारा एनिमी है। कट्टरपंथ। ये एनिमी है हमारा, ये हमारी सोसाइटी को खराब कर रहा है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, बिल्कुल अच्छी बात है। देखो कट्टरपंथ मैं सोचता हूँ ना कि चाहे मेरे लिए हो चाहे दूसरे मजहब के लिए, सबके लिए हानिकारक हाँ है। बिल्कुल है, अगर मैं भी कट्टरपंथ हो जाऊंगा तो दूसरे के लिए हानिकारक हो बिल्कुल जाएगा। है। लेकिन इस सेकुलरिज्म का टैग लेके मैं अपने आप को अनप्रोटेक्टेड नहीं रखूंगा। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं ये मैं नहीं। मतलब बेसिकली मैं ये नहीं कर सकता कि कोई मुझे मारने आ रहा है और मैं पीस का या फिर वो करके मैं डिफेंस करूंगा ना। सेकुलर चोला ओढ़ के बैठ जाऊं। नहीं, ये नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल। अदरवाइज तो जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, कल को हमें आपको भी भी निकाल दिया किसी जाएगा। को निकाला जा सकता है। दिल्ली में केसेस होने शुरू हो गए। डॉक्टर नारंग का केस जो है, अगर आपको पता नहीं हो, मैंने नहीं सुना। उस पर हम अब बाद में चर्चा करेंगे। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब हम आते हैं, जैसे आपने बताया था आपको स्टार किड नहीं हो। हाँ। एक चीज को देखते हुए आप बताना, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया था वो लोग भी सुन रहे होंगे कि कुछ लोग एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आपको कितनी परेशानी आई? मैं ये करण बताने से, जौहर तो आपको लॉन्च नहीं कर हाँ रहा है। कब नहीं, वो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि मेरे ये बताने से पहले मैं ये चीज़ डिस्क्लेमर दे दूँ कि मेरी जो जर्नी है ना वो सब्जेक्टिव जर्नी है। मतलब वो मेरी खुद की जर्नी है। इस जर्नी से आप राइट चीज़ें उठा लो, पर आप मेरी जर्नी को कॉपी नहीं कर सकते। बताओ, लोग आइडिया लगा लेंगे हाँ, अपने क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जितना मैंने देखा है कि कोई भी एक्टर अपनी जर्नी बता रहा होता है, लोग उस Copy जर्नी करते को हैं। कॉपी करते हाँ, हैं कि बिल्कुल। भाई ये मैं भी ऐसा ही करूँगा तो शायद मेरा कुछ हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, और ना हो सकता है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले मेरी जो जर्नी शुरू हुई स्कूल में ही शुरू हुई। मैं एनुअल फंक्शन में बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता था, और मेरी स्कूलिंग गुड़गांव से हुई है, रोटरी पब्लिक स्कूल से। तो वहाँ बहुत अच्छा एनुअल फंक्शन होता था, तो वहाँ पे मैं काफ़ी परफॉर्म करता था। इस चीज़ में मुझे रुचि तब आई कि हाँ मतलब ये कुछ है, परफॉर्मिंग आर्ट कुछ है जिसमें ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन होता है आपका। मैंने ड्रामा प्लेज वहीं पे करना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर मैं कॉलेज आया। कॉलेज में भी मैं एक्टिवली ड्रामेटिक सोसाइटी का पार्ट रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी थिएटर सर्किट में खूब स्ट्रीट प्लेस किए। मैंने स्ट्रीट प्लेस से अपनी शुरुआत की है। अच्छा। मतलब मेरे से माइक्रो लेवल क्या ही हो सकता है। मतलब मैं जिस इंसान ने स्ट्रीट प्ले से शुरुआत की हो, दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रीट प्ले से शुरुआत करते हैं, इस माइक्रो लेवल से ही मैं उठाऊँ तो शायद मैं उन लोगों तक एक कनेक्ट बना पाऊँगा जिन लोगों ने खुद शुरुआत जो है बहुत ही माइक्रो लेवल पे की है। तो स्ट्रीट प्ले के बाद फिर मैंने प्रोफेशनल अरुण मारवा जी हैं गुड़गांव में, जिनका मेगा स्टार अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो उनके साथ मैंने बहुत काम किया। प्रोफेशनल थिएटर एक्चुअली मैंने उनके साथ ही सीखा है। जब मैंने प्लेस करना शुरू किया, जूलियस सीजर, धर्मवीर भारती का अंधा युग, ओथेलो, इस तरह के बड़े बड़े प्लेस मैंने किए उनके साथ बैठ के। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा ट्रेन किया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया, मंडी हाउस में मैंने बहुत सारे प्लेस किए, डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ प्ले किए जो बहुत बड़े नाम हैं, जिससे मुझे एक्सपीरियंस मिला। लेकिन मुझे एक चीज़ की क्लैरिटी थी थिएटर करते वक्त भी कि मुझे सिनेमा ही करना है। बिल्कुल, भटके नहीं इधर उधर। नहीं, मैं थिएटर जब मैं गया था तो मैं अपनी एक्टिंग को शार्पन करने के लिए गया था, और मेरे एक्सेस में ही थिएटर था, क्योंकि कैमरा एक्टिंग के कोर्सेज़ को मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज़ थे वो। तो मेरे पास ऑप्शन था थिएटर, और थिएटर जब मैंने किया तो मैंने इस क्राफ्ट को समझा कि एक्चुअली में क्या है ये क्राफ्ट। मतलब इमोशंस पे कैसे काम करते हैं, कैरेक्टर्स पे कैसे काम करते हैं, A to Z मैंने समझा इस चीज़ को।
थिएटर मैंने कर लिया कम्प्लीटली। उसके बाद मेरा जो काम जर्नी शुरू हुई, फिर वो टीवी कमर्शियल पे आई। मतलब आप देख रहे हैं मेरे स्टेप्स, मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है अब तक। सबसे पहले मैंने स्ट्रीट प्ले किया, फिर स्टेज प्ले किया, स्टेज प्ले के बाद मैंने टीवी कमर्शियल शुरू किया। सारी चीज़ें किया मैंने A to Z, सब कुछ A to Z करने। और टीवी कमर्शियल का मेरे पास काम आने लगा, जिससे पैसे भी आने लगे मेरे पास थोड़े, तो मैं एक अच्छा, इसमें पैसे जैसे ये मेरा अपना क्वेश्चन था कि मैं देखता हूँ कि जो छोटे छोटे रोल होते हैं या शॉर्ट फिल्म में रोल होते हैं, तो इसके पैसे मिल जाते हैं ठीक ठाक? हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है मतलब कि मैं कहूँगा बहुत पैसे मिल जाते हैं, बट ठीक-ठाक आपका गुज़ारा हो जाता है। और वो पहले ही बता देते हैं कि ये काम जो है अनपेड है या पेड है। तो जो जैसा ऑप्ट करना चाहे वो वैसा कर अगर सकता कोई एकदम फ्रेशर है, बिल्कुल अभी पढ़ाई कर रहा है, हाँ, थिएटर कर रहा है, हाँ। और उसको कम से कम छोटा छोटा एक रोल मिल रहा है किसी शॉर्ट फिल्म में, किसी डॉक्यूमेंट्री में, तो कितना उसे कितने दिन उसे शूट करना पड़ेगा कि उसका एक महीने का खर्चा जो नॉर्मल, हाँ। अगर दिल्ली जैसे शहर में या मुंबई जैसे शहर में रहना है, तो कितना उसे करना काफ़ी। पड़ेगा? पहली बात तो अगर वो फ्रेशर है, तो मैं उसे ये सजेस्ट करूँगा कि वो मनी माइंडेड ना हो। अच्छा। पहले वो वर्क ओरिएंटेड हो जाए। हम्म, पहले वो अपने क्राफ्ट पे काम करे। हम्म। क्योंकि अगर वो क्राफ्ट पे काम नहीं करेगा, तो उसको काम मिलेगा ही नहीं। वो ग्रो कैसे करेगा? टाइम के बाद देखता हूँ कि कोई अपने बायो में लिखा रहता है एक्टर, लेकिन देखते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया वो छोड़ दिया हो। हाँ, ऐसा रीज़न क्यों ये होता है इसका कि रीज़न क्या है, क्योंकि ये काफ़ी पेशेंस चाहिए इस काम को करने के लिए। ये फ़िल्म करने से पहले आपको क्या लगा था? मैं वही बोल रहा हूँ ना, इस फ़िल्म को करने से पहले मुझे ये पता भी नहीं था कि मैं फ़िल्म कर पाऊँगा। आप समझ रहे हैं? मैं बस लगा रहा। मैं कुछ तो जर्नी आपने सोची होगी कि यार इतने टाइम के बाद ना, हाँ, अगर कहीं कुछ नहीं हुआ ना, तो हाँ। फिर यही कर लेंगे। नहीं, इसके लिए मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की ना। हुँ, मैंने अपनी एजुकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी, हुँ, ताकि मेरे पास एकेडमिकली मेरे पास इतनी पावर हो कि मैं कुछ और रोज़ी-रोटी कमा पाऊँ। मैंने सबसे पहले मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने अपना एजुकेशन और सब कुछ छोड़-छाड़ के, अपना घर-बार छोड़-छाड़ के इसमें काम किया। मैं साथ-साथ काम कर रहा था। मैं कॉलेज जाता था, वहाँ पे भी एक्टिंग करता था। कॉलेज में जाके ड्रामेटिक सोसाइटी में, मैंने कहा ना आपको, मैं वहाँ पे बहुत काम करता था। स्ट्रीट प्लेज़ ये वो। कोई ऐसा जो पॉडकास्ट ये देख रहे होंगे, कोई ऐसा बच्चा हो जो काफ़ी गाँव से बिलॉन्ग कर रहा हो, हुँ, जहाँ पे एक अभी भी कहीं-कहीं पे टैबू की तरह देखा जाता ठीक है, है। क्या कर रहा है एक्टिंग ये हाँ, वो, ठीक है? हाँ, हाँ, नाटक करता रहता है दिन हाँ, भर। बिल्कुल। मैंने भी फेस किया तो है ये। वो हाँ, ये चीज़ें हाँ, होती हैं, हाँ, तो क्या कहना चाहोगे? अगर उसको करने का मन है, लेकिन हाँ, फैमिली है, सोसाइटी है, हाँ, कहीं-कहीं टैबू की तरह देख रहे हैं हाँ, लोग, बोल रहे हैं, मज़ाक हाँ, उड़ा रहे हैं, हाँ। कैसे फेस करे वो? अगर उसको आगे करना यही है उसको, लेकिन मेरा ये मानना है अंकित कि जो इस तरह की सिचुएशन से गुज़र रहा है, लड़का या लड़की या कोई भी, सबसे पहले उसे ये देखना है कि कौन लोग मैटर करते हैं उसके लिए। सपोज़िटली मैं हूँ, एक छोटे से गाँव में हूँ, और मैं इस सिचुएशन में फँस गया हूँ। तो मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरे लिए मैटर करते हैं। तो मैं पहले ये बात कम्युनिकेशन के थ्रू उनको समझाऊँगा कि मैं इस चीज़ को सीरियसली करना चाहता हूँ। और फिर मैं इस क्राफ्ट के ऊपर काम करूँगा कैसे? पहले मैं पढ़ाई करूँगा। एक्टिंग को लेके एक और ये टैबू है हुँ, कि ये तो बस कैमरा के आगे चेहरा बनाने वाला काम है। हुँ, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जितने भी एक्टर्स को आज देख रहे हैं, वो सब बहुत पढ़े लिखे हैं। एक्टिंग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड काम है, और शायद लोग कनेक्ट ना कर पाएँ इस बात पे, लेकिन ये मैं सच बोल रहा हूँ। बहुत हार्ड है। बहुत टफ़ और बहुत ही पढ़ाई-लिखाई वाला काम है। आप अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए। पढ़ना भी है आपको, आपको जो आपने पढ़ा है उसको एग्ज़ीक्यूट भी करना है। ये नहीं है कि मैं आपको डिग्री दे दूँगा। बिल्कुल। एक्टिंग की कोई डिग्री नहीं है। हुँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा, आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, आपको सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। कब कोई भी चीज़, अगर मैंने आपको बताया ना, अगर उदयपुर फाइल्स का ये रोल मैं तभी कर पाया जब मुझे ज्ञानवापी के बारे में पहले से पता था। बिल्कुल। अगर मैंने ज्ञानवापी नहीं पढ़ा होता ज्ञानवापी के बारे में, उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो मैं वो रोल ही नहीं कर पाता। जान नहीं डाल पाते, अगर जान करते भी तो। नहीं करता, बेकार करता या नहीं भी कर पाता, हुँ, और उसके बाद मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती। तो मैंने बोला ना, पढ़ाई तो बहुत एक ज़रूरी है। लाइन आप कुछ बोलना चाहो जो कर रहा है, अभी स्ट्रगल कर रहा है, वो आना चाहता है, हुँ। उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? कि भाई सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि आपकी जो जर्नी होने वाली है, वो बहुत ही हार्ड वर्क माँगने वाली है। आप अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते चीज़ों को। आपको कमर कसना पड़ेगा, और फिर आपको अपना हर एक स्टेप डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनसर्टेन प्रोफेशन इन दिस होल वर्ल्ड।
आपको नहीं पता कि आपको कब ब्रेक मिलेगा, आपको नहीं पता आपको कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसी को ब्रेक पहले मिल रहा है, किसी को बाद में मिल रहा है, और इससे डिजर्विंग का कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये ब्रेक अभी मिल गया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत डिजर्विंग आदमी हूँ इसलिए मिल गया। मुझसे ज़्यादा मेहनती लोग हैं, मुझसे ज़्यादा जो लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, बट मुझे मिल गया क्योंकि मेरी किस्मत थी। जो जो इंसान जो ये करना चाहता है उसे अपना कमर कसना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। सारा श्रेय है वो उन मेरे प्रोड्यूसर अमित जानी को जाता है। उसका रीज़न क्या है कि ना अमित जानी मेरे कोई ब्लड रिलेशन में है, ना अमित जानी का मुझसे कोई फ़ायदा है, ना अमित जानी की फिल्म मेरे आने की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि बम्पर हिट हो जाएगी या कुछ भी है। मैं एक अननोन फेस हूँ, मैं एक खुल के बोल सकता हूँ कि उन्होंने मुझे जो कास्ट किया वो प्योर टैलेंट पे कास्ट किया। उन्होंने मुझे बहुत पहले ही बोला था कि शिवम मैं तुम्हें लेके कुछ बनाऊंगा। उन्होंने ना मेरे लिए स्टीरियोटाइप जो है पॉलिटिशियंस का वो ख़त्म कर दिया। उसका रीज़न कि हमेशा पॉलिटिशियंस को ये बोला जाता है ना कि भाई ये तो बिल्कुल बोल देते हैं बस, और बोलने वाले होते हैं, करते कुछ भी नहीं है। तो मैंने पहली बार ऐसा देखा कि एक इंसान ने जो अपनी बात कही उस पर वो खड़े उतरे, और उनकी वजह से मुझे ये ब्रेक मिला जिससे मेरा इंट्रोडक्शन हो पाया सिनेमा में। ये वीडियो का एंड है, हमने बात कर ली जो हमें करनी थी। एक्टिंग को लेके जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, उनकी बात कर ली, कन्हैया लाल की बात कर ली, नूपुर शर्मा और ज्ञान वापी का क्या केस है इस पूरी मूवी में वो बात कर ली। हम एक रैपिड फायर करते हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा तैयार सा हूँ। कोड ड्रामा कॉफी से विद थोड़ा करण बाहर वाला आते रैपिड हैं। फायर? हाँ? कॉफी विद करण वाला रैपिड फायर है क्या? नहीं वैसा कुछ नहीं है कि अच्छा। कि किसी के ऊपर बोल दे, हम तो चाहते हैं कुछ बोले कोई। अच्छा ठीक है। एक वर्ड जो आपके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करे। फियर्स। फेवरेट कोई डायलॉग मूवी का एक उसी जज्बे के साथ में, मैंने टीजर में देखा आपका वो। हाँ, ज्ञान वापी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं, वो मंदिर है। कोई कोड ड्रामा मूवी जो सबको देखनी चाहिए। 12 एंग्री मैन करके एक फिल्म है, अच्छा। वो सबको देखनी चाहिए। ड्रीम को स्टार कौन? ड्रीम को स्टार मुझे, मैं इतना सोचने में टाइम को लगा। हाँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है ना कि मैं कभी, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कभी चॉइस मिलेगा कि मैं ये बोल पाऊँ कि मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ, उसके साथ काम। कभी मिला तो मैं अभी एक्ट्रेस का नाम लेना चाहूँगा, एक राशा ठडानी करके एक्ट्रेस है, उनके साथ मैं डेफिनेटली काम करना चाहूँगा, उनके ऑपोजिट। लास्ट थिंग जो आपने गूगल किया हो? खुद को। हाँ, सबसे बढ़िया बात। अभी मैंने खुद को गूगल किया, मैं देखना चाहता था क्योंकि होता है ना, सब एक्साइटमेंट होती है। एक चीज़ मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूँ। जब मैं आपसे पहली बार जब बात हुई, हाँ, तो मैं सोचा मिल के आपको बताऊंगा। आपको ऐसा लगता है कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है आपकी आवाज़ जो है, अर्जुन दास को आप जानते हैं जो साउथ के एक्टर हैं, उनमें मैच करती है। आपकी आवाज़ में बेस बहुत है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता है। अच्छा, ये आप बना के ऐसे बोल रहे हैं, आपकी ओरिजिनल आवाज़? नहीं, मैं बना के इतनी देर तक मैं बना के कैसे, अगर मैं कर पाता तो शायद बहुत अच्छी बात होती। मुझे कभी कोई बोलता है कि मेरी आवाज़ अमिताभ बच्चन जैसी है, कभी कोई कुछ कहता है, अर्जुन दास की आवाज़। हाँ, मैंने सुना है उनकी आवाज़ को, मैं जानता हूँ मतलब काफ़ी बेस है। हाँ, मेरी आवाज़ में बेस है, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं, लेकिन अब है, ऊपर वाले ने दिया है। ऐसे कोई अपनी आवाज़ में आप कोई ऐसे एकांत में बैठ के कोई डायलॉग ऐसे आप बोलते हो अपने खुद को, आपको लगता है कि ये डायलॉग मैं बोलता तो अच्छा लगता है लोगों को, या और बढ़िया होता? हाँ, किसी फिल्म का कोई? नहीं, फिल्म का नहीं, जैसे मैं कभी कभार रामायण का एक चंक है, तो वो कभी कभार ऐसे प्रैक्टिस के लिए, कुछ बताओ आप। तो पैसे लेता हूँ मैं इन सब चीज़ों के, लेकिन नहीं, ठीक है। ऑडियंस के हाँ, लिए, ठीक इतना है, तो प्यार के लिए। तो मैं जैसे एक छोटा बहुत चंक है, मतलब रावण का एक चंक है जो मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करता हूँ खुद को, जब जैसे वॉइस की कुछ एक्टिंग करनी हो कुछ भी, तो उसके लिए करता हूँ। अहंकार, क्या है अहंकार? अपने धर्मों को सर्वोपरि रख मैंने था तब किया। अपनी बहन की हिम्मत बन मैं था साथ खड़ा। धरा, वायु, अग्नि, सारे तत्वों को काबू कर मैं था विजय हुआ। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से मैं कुछ कुछ छोटा छोटा कर लेता हूँ। आपने अपना टाइम निकाला और आप आए, अभी हम लोग डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि पब्लिक तो जानती है, लेकिन इसको जिस भाव से देखना चाहिए, मैं चाहता हूँ वो एक मैसेज दो आप कि अगर ये फिल्म देखनी है किसी को, क्यों देखना चाहिए? मैं चाहूँगा कि लोग जो हैं इस फिल्म को बहुत देखें,
क्योंकि सबसे पहले तो ये कन्हैयालाल साहू जी के बारे में है, उनकी फैमिली जो आज तक जस्टिस के लिए परेशान घूम रही, आज तक उनको जस्टिस नहीं मिला है। ये हमारा एक तरह से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको वो जस्टिस दिलवाएं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस फिल्म से उनको जस्टिस मिल जाएगा, बट इस फिल्म से डेफिनेटली एक अवेयरनेस आएगी अंकित, बिल्कुल बिल्कुल आएगी। जो आपको और मुझको मजबूर करेगा अपनी आवाज़ उठाने के लिए, एक ऐसे परिवार के लिए जिसने एक पिता खोया है, जिसने एक पति खोया है, और जो मतलब ब्रेड विनर था अपनी फैमिली के लिए, जो मतलब अपनी फैमिली को नर्चर कर रहा था, वो इंसान अब उनके बीच में नहीं है। तो उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को पैन इंडिया रिलीज़ हो रही है, और ये फिल्म दुबई और यूके में भी रिलीज़ होगी। तो आशा करता हूँ कि आपकी ऑडियंस जो है वो इस फिल्म को बिल्कुल देखेगी। देखें और बहुत सारा प्यार दें, और देखें सिर्फ मैं कहता हूँ इंटरटेनमेंट के पर्पज से ना जाएं देखने जाएं तो बहुत कुछ देखने, सीखने, समझने की कोशिश भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। इन फ्यूचर कभी मिलना हुआ तो फिर से बैठेंगे। 100%। आप जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम जल्दी ही बैठेंगे फिर बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल।